से एक बार स्वागत है। और आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ वापस आए हैं और ये है मोस्ट डिमांडिंग वीडियो जिसके बारे में काफ़ी टाइम से डिमांड चल रही थी, और वो है हमारा HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आज हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि एक मार्कअप लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा हमने सुना होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, डिफरेंट जो वेबसाइट्स आप लोग देखते हैं, जितने भी वेब पेजेस आप देखते हैं, ये कहीं ना कहीं बेसिकली हम HTML को यूज़ करके ही प्रिपेयर करते हैं। तो HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप लोग वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, अलग अलग तरह के वेब पेजेस को। पर HTML को सीखने के लिए हमें इसके अंदर जो जितने भी हम एलिमेंट्स या टैग्स वगैरह यूज़ करते हैं, इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो बेसिकली इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है हमारा, कि जो भी हम टैग्स वगैरह यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जो भी हम टैग इस्तेमाल कर रहे हैं, कि कौन कौन सी टैग्स इसके अंदर यूज़ कैसे होती है, किस तरीके से टेबल बनाई जाती हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और अगर हम HTML की बात करें तो ये एक सबसे सिंपल और इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको सीखना काफ़ी आसान है। बस इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ईजिली वेब पेज बनाना सीख जाएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखें, जिससे इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको बताई जाएं उनको नोट कर सकते हैं आप, और उन टैग्स की प्रैक्टिस भी करनी है, जिससे आप उन वेब पेजेस को डेवलप करना भी, यानी उन्हीं टैग की हेल्प से वेब पेजेस को डेवलप करना आसानी से सीख सकें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करना है, जिससे HTML वो लोग भी सीख सकें और उनकी भी नॉलेज इम्प्रूव हो सके। चलिए, ये वीडियो देखिए, थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, पर अगर मैं गारंटी देता हूँ आपको कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बहुत आसानी से वेब पेज की कोडिंग करना सीख जाएंगे, यानी वेब पेजेस डेवलप करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम HTML की। तो HTML के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो HTML जो था हमारा बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था वो 1989 से इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई थी। अगर डेवलपर की बात करें तो वो थे हमारे टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने 1990s में यानी 89 में इसका स्टार्टिंग करा, और एक्चुअली जो लॉन्चेस था वो था 1990s। और पब्लिक यूज़ के लिए अगर मैं बात करूँ तो पब्लिक यूज़ के लिए जो स्टार्ट हुआ था ये HTML हमारा, ये हुआ था 1991 में। HTML के थ्रू हम वेबसाइट तो डेवलप कर ही रहे हैं। बेसिकली एक जो वेबसाइट होती है वो डिफरेंट वेब पेजेस का कॉम्बिनेशन होती है, और जिसमें वो सारे वेब पेजेस एक दूसरे से लिंक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो HTML में हम लोग लिंक भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे हम वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो जैसा भी मैंने बताया कि HTML जो डेवलप करा था वो करा था टिम बर्नर्स-ली ने 1990s में, और पब्लिक के लिए जो यूज़ हुआ था ये यूज़ हुआ था 1991 में। इनिशियली अगर हम शुरुआत की बात करें तो HTML में जब स्टार्ट हुआ था तो इसमें सिर्फ 18 यानी कि 18 एलिमेंट्स यानी कि टैग्स जो इसके यूज़ हुए थे वो था। HTML में वेब पेजेस डेवलप करने के लिए जो हम कमांड्स, जो टैग्स हम यूज़ करते हैं उनको हम एलिमेंट टैग कहते हैं। यानी कि मेनली अगर हम बात करें तो किसी भी वेब पेज को डेवलप करने के लिए टैग्स बहुत ही नेसेसरी हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो टैग्स जो है किसी भी वेब पेज के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करती हैं। जैसे बिल्डिंग को बनाने के लिए डिफरेंट ब्लॉक्स की नीड होती है, सिमिलरली यहाँ पे वेब पेज को बनाने के लिए भी डिफरेंट टैग्स को हम यूटिलाइज करेंगे। तो किस टैग का क्या पर्पस है वो हम आगे बात करेंगे। इसके जो फर्स्ट वर्जन की अगर हम बात करें तो वो था हमारा HTML, और इसका लेटेस्ट वर्जन जो है अभी हमारा, अगर हम पॉइंट वाइज जाएं तो सबसे पहले HTML, फिर HTML+, फिर 2.0, HTML 3.0, 4.0, 5.0 एंड देन 5.1, 5.2। अगर लेटेस्ट रिलीज़ की बात करते हैं तो इसका जो लेटेस्ट रिलीज़ है वो है लिविंग स्टैंडर्ड, जो 2021 में ही लॉन्च हुआ है। HTML एलिमेंट जो होते हैं बेसिकली एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं, और ये बेसिकली दो तरह के हैं, कंटेनर और एम्प्टी। कंटेनर में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही होता है, और एम्प्टी में सिर्फ ओपनिंग टैग्स ही होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल भी साथ में करेंगे। तो अभी HTML की कोडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है।
टेक्स्ट एडिटर बेसिकली आपके सिस्टम में सबसे इजी एक टेक्स्ट एडिटर होता है जो होता है नोटपैड। तो हम नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड ओपन करने के लिए कंट्रोल आर यानी विंडो आर प्रेस करेंगे जिससे रन मेन्यू ओपन होगा और यहाँ पर टाइप करेंगे आप नोटपैड। नोटपैड टाइप करने के बाद एंटर करेंगे तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। ये एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जिसमें आप इजीली नोटपैड की कोडिंग को कर सकते हैं। बट नोटपैड के थ्रू हम लोग टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, तो अगर हम इसमें जो कोडिंग कर रहे हैं उसको वेब पेज एज अ वेब पेज अगर आपको सेव करना है तो उसमें फाइल को सेव करते हुए जो एक्सटेंशन आप लगाएंगे वो लगाएंगे .html या .htm, और आउटपुट चेक करने के लिए हम लोग किसी ना किसी ब्राउज़र को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी टैग होने वाली हैं। अगर मैं सारी टैग्स की बात करूँ तो इस पूरे सेशन में वो टैग कंप्लीट नहीं होगी, तो उन कंप्लीट टैग के साथ हम एक और वीडियो लेके आएंगे जो रिमेनिंग टैग्स होंगी हमारी। तो आज जो हम जिन टैग्स का डिस्कशन करने वाले हैं उसमें सबसे पहले आता है आपका HTML टैग। ये किसी भी प्रोग्राम का फर्स्ट इनिशियल टैग होता है और ये ही किसी भी प्रोग्राम का लास्ट क्लोजिंग टैग भी यही होता है। किसी भी टैग को क्लोज करने के लिए जैसे आप ये स्लैश का साइन देख रहे हैं यहाँ पर, ये यूटिलाइज करना है आपको उसी टैग के साथ। अब HTML के बाद जो दूसरा सेकंड टैग आता है वो आता है हमारा हेड टैग। हेड टैग यानी कि अगर हम HTML के पूरे डॉक्यूमेंट को डिवाइड करें तो हम दो मेन सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हेड सेक्शन और दूसरा होता है हमारा बॉडी सेक्शन। हेड के अंदर जो टैग यूज़ करी जाती है वो होती है हमारी टाइटल टैग। टाइटल टैग के अंदर जो भी आप कंटेंट लिखते हैं वो बेसिकली आपका टाइटल बार पर आता है आउटपुट का। इसके बाद टाइटल क्लोज होने के बाद हम हेड को क्लोज करते हैं। ये आपका यहाँ पर हेड सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। हेड सेक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारा जो मेन सेक्शन ओपन होता है वो होता है बॉडी। बॉडी यानी कि जो हमारा बॉडी सेक्शन वो होता है, यानी इसमें जितनी भी टैग्स आप यूटिलाइज करेंगे वो सारी की सारी टैग्स आपका वेब पेज पर ही डिस्प्ले होंगे। यानी वेब पेज पर जो जो कंटेंट हमें डिस्प्ले कराना है उन सारे कंटेंट्स को हम थ्रू द बॉडी टैग ही प्रोवाइड करते हैं। और जहां हमारे ये सारे कंटेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो बॉडी को हम क्लोज करेंगे और HTML को क्लोज कर देंगे। तो बेसिकली अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात करते हैं तो स्ट्रक्चर वाइज हमारे मेन दो सेक्शंस होते हैं। एक होता है हमारा बॉडी सेक्शन और दूसरा होता है हमारा हेड सेक्शन। ये आपका स्टार्टिंग टैग और ये आपका क्लोजिंग टैग माना जाता है, यानी एंडिंग टैग, स्टार्टिंग और एंडिंग। फाइल को जब भी आप सेव करेंगे यानी कि आप फाइल पर जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और सेव एज विंडो में फाइल नेम के साथ आपको यहाँ पर टाइप करना है, जैसे मैं इस फाइल को अभी सेव करता हूँ 121 के नाम से, और इसके साथ मुझे एक एक्सटेंशन यूज़ करना है .html। जैसे ही आप इसे .html एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे ये फाइल एज अ वेब पेज वहाँ पर सेव हो जाएगी। अगर आप HTML यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं लगाते, तो ये टेक्स्ट फाइल बनती है और वापस ये नोटपैड में ही जाके ओपन हो जाएगी। तो इसको सेव करा आपने। सेव करने के बाद ये बेसिकली जो फाइल है वो डेस्कटॉप पर यहाँ पर ये देखिए ये ब्राउज़र के अंदर सेव हो जाती है, यानी एज अ वेब पेज। अब बात करते हैं हम और रिमेनिंग टैग्स की। तो बेसिकली जब हम हेड सेक्शन में जो हम टाइटल यूज़ करते हैं, टाइटल में मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम। ये आपने टाइटल जो दिया है ये आपके जो वेब पेज होगा, आउटपुट जो होगी उसके टाइटल बार पर ये हमें जो टाइटल हमने यहाँ मेंशन करा है वो आएगा। किसी भी चेंजेस को करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को सेव करना है और सेव करने के बाद जो आपकी आउटपुट है उसको या तो आप ओपन करके देख लीजिए या फिर रिफ्रेश करिए। तो यहाँ पर टाइटल बार पर आप ये देख रहे हैं यहाँ लिखा आ रहा है फर्स्ट प्रोग्राम। ये हो गया हमारा टाइटल। अभी बेसिकली हम वापस प्रोग्राम पर आ गए। यहाँ हमने बॉडी के साथ अगर हमें पैराग्राफ लिखना है, मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिखने के लिए आप लोग P टैग यूज़ करते हैं। तो जब भी हम पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके लिए हमें P टैग लगाना होता है और P टैग लगाने के बाद जो भी आप पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज विच इज़ ये मैंने पैराग्राफ के थ्रू एक लाइन लिखी है। HTML is a markup language. This is used to develop the web pages.
ये एक लाइन आपने जो यहाँ पर मेंशन करा है, इसके लास्ट में आपने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया है। ओके, तो इसको सेव करने के बाद हम आउटपुट पे करेक्शन देखते हैं कि क्या पॉसिबली हमारे आउटपुट में क्या करेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर वो जो हमने पैराग्राफ के थ्रू लाइन लिखा था, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड टू डेवलप द वेब पेजेस, और वो लाइन यहाँ पर अपीयर हो चुकी है। इसके रेस्ट अगर हम बात करें, पैराग्राफ से बेनिफिट क्या होता है, जब भी आप पी टैग लगाएंगे तो पी टैग लगाने से जो भी कंटेंट यानी जो टेक्स्ट आप दे रहे हैं वो हमेशा नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट होता है। ओके, ये भी चेक कर लेते हैं हम कि पी टैग से एक्चुअली जो पैराग्राफ है वो न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर एक हम सेकेंड पी टैग लगाने के बाद फिर से हम एक और पैराग्राफ लिख रहे हैं। पी टैग को वापस क्लोज कर दिया और ये देखिए सेकेंड लाइन भी हमारी आउटपुट पर डिस्प्ले हो चुकी है। अब जैसे आप अगर नोटिस करें तो हमारे आउटपुट की जो बैकग्राउंड है, यानी जो बैकग्राउंड है हमारे आउटपुट वेब पेज का, वो वाइट है और जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर से आ रहा है। अगर हम अपने बैकग्राउंड के वेब पेज का कलर चेंज करना चाहें तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट बेसिकली क्या होते हैं, एट्रीब्यूट कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो पर्टिकुलर टैग के वर्क को, उस टैग के वर्क को इम्प्रूव करती हैं या बेटर कर देती हैं और उसकी अपीयरेंस भी चेंज करती हैं। एट्रीब्यूट हमेशा नेम और वैल्यू पेयर में होते हैं। नेम और वैल्यू पेयर का मतलब है मेरा एट्रीब्यूट का एक नाम होगा और उसकी वैल्यू होगी, जो दोनों सेपरेट होंगे इक्वल्स टू सिंबल से। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हमने लिखा है यहाँ पर बीजी कलर। बीजी कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। ये इक्वल्स टू हमने लगाया सेपरेशन के लिए। इसके बाद हम उस कलर का नाम देते हैं जो हमें वहाँ वेब पेज पर लगाना है। एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यू होगी उसे इन्वर्टेड कॉमास में क्वेट करना है, यानी कोटेशन मार्क में आप उसको फीड करेंगे, यानी इन्वर्टेड कॉमा में उस वैल्यू को लिखा जाएगा। उसके बाद फिर से एक बार चेक करते हैं क्या आउटपुट का कलर चेंज हुआ, हो गया। सिमिलरली जो आपका टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है उस टेक्स्ट का अगर मुझे कलर चेंज करना है तो वो टेक्स्ट का कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए बेसिकली जो हम टैग यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा फॉन्ट टैग। तो यहाँ पर मैं फॉन्ट टैग लगाता हूँ। फॉन्ट टैग का जो हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे वो होगा हमारा कलर। कलर हमने यहाँ पर लिखा है रेड। इसको भी आप इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करेंगे और ये आपने टैग को एंगुलर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो फॉन्ट जो है वो यहाँ पर टैग है और कलर हमारा एट्रीब्यूट है और रेड इसकी वैल्यू है। अब ये चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट का जो टेक्स्ट था उसका कलर भी चेंज हो चुका है। यहाँ पर कलर चेंज करने के साथ साथ हम अगर राइटिंग स्टाइल उसका चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। साइज़ भी बढ़ा सकते हैं इसी फॉन्ट टैग के थ्रू। अगर हम साइज़ देते हैं और साइज़ की वैल्यू देते हैं, हम वैल्यू देने के बाद हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ हो चुका है। इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करने के लिए फॉन्ट का तीसरा एट्रीब्यूट फॉन्ट टैग का वो होता है हमारा फेस। फेस के बाद आप कलर, उसमें किसी भी फॉन्ट का नाम लिख सकते हैं। तो फॉन्ट का नेम देने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉन्ट चेक कर लेते हैं कि हमारे सिस्टम में कौन कौन से फॉन्ट हैं। यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट आपको दिए गए होते हैं, तो इनमें से कोई भी फॉन्ट जो आपको बेटर लगता है उसमें से कोई भी फॉन्ट आप वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉन्ट एक प्रोवाइड कर रहा हूँ ऊपर। इसके बाद सेव और फिर आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर फॉन्ट भी आपका चेंज हो जाएगा। तो ये था हमारा फॉन्ट टैग। अब इसमें भी आपने एक चीज़ नोटिस करा कि जो हमने फॉन्ट टैग लगाया है वो दोनों पैराग्राफ पर अप्लाई हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो फर्स्ट पैराग्राफ पर लिखे तो जहाँ आपने फर्स्ट पैराग्राफ को क्लोज करा था एट द एंड, यहाँ पर इससे पहले आप फॉन्ट टैग को क्लोज कर देंगे। यानी कि जिस भी टैग पर या कंटेंट पर आपको वो इफेक्ट लगाना है तो उस कंटेंट के एंड पर आपको वो टैग क्लोज करना होता है। जैसे हमने फॉन्ट टैग के लिए हमने जो भी एट्रीब्यूट्स या वैल्यूज़ लगाई हैं वो हम फर्स्ट लाइन पर चाहते हैं, यानी उसको फर्स्ट लाइन पर ही अप्लाई करना चाहते हैं। तो जहाँ पर भी लाइन एंड हो रहा था उससे पहले आपने फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया। इसको सेव करने के बाद रिफ्रेश करके देखते हैं
तो जो भी इफेक्ट था वो हमारा फर्स्ट लाइन पर अप्लाई हुआ है, सेकेंड लाइन हमारा बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद हम एक और टैग यूज़ करते हैं जो है हमारा HN टैग, यानी कि हेडिंग टैग। इसमें टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं H1 से लेके S6 तक, जिसमें H1, S2, S3, H4, H5 और H6। H1 जो होता है वो हमारा ग्रेटर हेडिंग साइज होता है, यानी सबसे बड़ा हेडिंग साइज होता है, और H6 जो है वो सबसे छोटा हेडिंग साइज होता है। तो यहाँ पर मैं कंटेन लिख रहा हूँ और H1 के साथ। इसके बाद मैंने देखा तो H1 की हेडिंग साइज यहाँ पर मुझे दिखाई दे गया। अब अगर मैं H2 यूज़ करता हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि H2 का जो हेडिंग साइज है वो एज प्रीवियस, यानी कि H2 के 1 के अकॉर्डिंग ये छोटा है। ये नोट देखिए, पहला जो साइज डेटा हमने लिखा है वो H1 के थ्रू लिखा है, और दूसरा जो डेटा लिखा है वो हमने H2 के थ्रू लिखा है। इसी तरीके से S3, H4 अगर आप यूज़ करते हैं, जैसे मैंने S3 लगाया यहाँ पर, डेटा लिखा, S3 को आपने क्लोज करा, और सिमिलरली आपने H4 यूज़ करा है, इसके बाद फिर से डेटा लिखा और H4 को आपने वापस क्लोज करा। तो इसमें ये नोटिस करेंगे H3 और H4 का साइज और ज़्यादा रिड्यूस हो गया, यानी कि पहले की कंपैरिजन में, H1 की कंपैरिजन में H4 का साइज काफ़ी छोटा है। अगर आप इसी तरीके से H6 करते हैं तो ये हमारा सबसे लीस्ट हेडिंग साइज, यानी सबसे छोटा हेडिंग साइज होता है जो ये आपके नॉर्मल फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग भी काफ़ी छोटा होता है। नॉर्मल फॉन्ट साइज जो होता है हमारे किसी भी टेक्स्ट का जो हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली, उसका होता है आपका 3 के कंपैरिजन में आप जितना भी उसको इंक्रीज कर सकें होता है। हेडिंग साइज हम अलग अलग प्रोग्राम की अलग अलग हेडिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने H1 to S6 हेडिंग साइज लिखा है, जिसमें H1 जो है वो सबसे बड़ा, यानी कि ये जो है हमारा H1 के थ्रू लिखा गया, ये ग्रेटर हेडिंग साइज है, और ये जो डेटा हमने यहाँ पर लिखा है ये लीस्ट हेडिंग साइज है, यानी सबसे छोटा हेडिंग साइज है। ओके, इसके बाद हम एक और टैग यूज़ करने वाले हैं हेडिंग के बाद, इमेज टैग। अगर हम चाहते हैं कि हमारे वेब पेज पर हम एक इमेज लगा सकें, तो मैंने यहाँ पर एक टैग यूज़ करा है जिसका नाम है IMG, इमेज टैग। इससे हम इमेज लगा सकते हैं वेब पेज पर जहाँ पर ही आप चाहते हैं। इसके साथ हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं SRC, जिसका मतलब होता है सोर्स। सोर्स का मतलब जो भी आप इमेज लगा रहे हैं उसका पाथ, उसकी लोकेशन हमें यहाँ से देना होता है कि इमेज हम कहाँ से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम नोटिस करेंगे हमारे डेस्कटॉप पर बहुत सारी इमेजेस हैं, जिसमें से एक इमेज जो ऊपर वाली है हमारी, इसका नाम है 121, ये जो ऊपर आपको स्क्रीन पर विजुलाइज हो रही है। अब यहाँ पर भी मैं डायरेक्टली उस फाइल का नाम और हमें उस इमेज का एक्सटेंशन देना होगा साथ में। एक्सटेंशन पता करने के लिए आप उस इमेज पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे, और प्रॉपर्टीज़ पर जाकर आप उसका एक्सटेंशन चेक कर सकते हैं, यानी टाइप ऑफ फाइल में यहाँ पर आपको एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है JPG, तो यही एक्सटेंशन आपको यहाँ पर यूज़ करना है। ये इमेज आपने यहाँ पर लगा दिया है, इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद जो हमारा आउटपुट था यानी वेब पेज का, उसको हम चेक कर लेते हैं। इसमें आप रिफ्रेश करेंगे तो इमेज भी आपकी ऑन स्क्रीन आपको विजुलाइज हो गई है। इसके बाद ये जो स्क्रीन साइज था हमारा, यानी कि जो इमेज साइज है ये काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो इमेज को थोड़ा छोटा करना है। तो इसके लिए हम 2 एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, जिसमें पहला एट्रीब्यूट होता है हाइट और दूसरा एट्रीब्यूट होता है हमारा विड्थ। तो पहला एट्रीब्यूट है हमारा हाइट। तो हाइट में आप जो वैल्यू देंगे वो पिक्सल्स में देंगे, वो आपकी चॉइस होगी, 50, 60, 100 जो भी देना है। और सेम अगर आप विड्थ भी चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप पिक्सल में प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपने देखा जो हमने पिक्सल साइज़ दिया उसके अकॉर्डिंग हमारे जो इमेज है वो काफ़ी छोटा हो चुका है। तो हम यहाँ इमेज साइज़ को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये इमेज आपका यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। अभी तक जितना भी कंटेंट था आपने नोटिस करा कि वो सारा का सारा कंटेंट हमारा लेफ़्ट साइड से आ रहा है, यानी कि इस लेफ़्ट साइड से। अगर मुझे कंटेंट को यहाँ सेंटर या राइट साइड पर शिफ्ट करना है तो उसके लिए हमें एक एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है जिसको कहा जाता है अलाइन। अलाइन की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेफ़्ट है, तो हम इसको राइट या सेंटर शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर राइट लिखा है, और राइट करने पर आपने नोटिस करा कि इमेज आपकी राइट साइड पर शिफ्ट हो चुकी है।
इसी तरीके से किसी भी हेडिंग को अगर आपको शिफ्ट करना है तो इसके साथ भी आप अलाइन यूज़ करेंगे और इसमें कोई भी वैल्यू आप वहाँ पर लगा सकते हैं, लेफ़्ट, सेंटर या राइट में से। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट था तो लेफ़्ट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, सेंटर और राइट हम उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा अलाइन एट्रीब्यूट, इमेज टैग। अब जो हमारा बैकग्राउंड है, यानी कि जो वेब पेज का बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, ये जो हमारा बैकग्राउंड आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की जगह पर बैकग्राउंड पर हम एक इमेज लगा सके। तो ये भी बहुत आसान है। इस इमेज को लगाने के लिए हमने जहाँ बॉडी के अंदर, ये आपका बॉडी टैग था, बॉडी में आपने बीजी कलर यूज़ करा था। अब बीजी कलर की जगह पर हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसका नाम है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में भी आपको जो इमेज लगानी है उस इमेज का नाम और उसका एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक इमेज पहले से थी जो थी 121.jpg, इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है और उसके बाद आप रिफ्रेश करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये आपका इमेज जो है वो बैकग्राउंड पर अवेलेबल हो गया है और जो इमेज आपने एक्स्ट्रा लगाई थी वो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ये है आपकी वो इमेज, ये इमेज हमने एक्स्ट्रा लगाया था, वो हमने बैकग्राउंड पर लगाया। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो बैकग्राउंड की इमेज को हम चेंज करेंगे। बैकग्राउंड की इमेज को चेंज करने के लिए हमने कोई भी इमेज जो प्रीवियसली हमारे पास हैं उसमें से हम किसी इमेज का नाम चेंज करते हैं, जिससे हमें थोड़ा इजी हो जाएगा उसको लगाना, और बैकग्राउंड पर हम उसी इमेज को यहाँ पर ऐड ऑन करते हैं। इसके बाद आउटपुट चेक करेंगे आप, आउटपुट में रिफ्रेश करना है, सेव करके यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो आप नोटिस करेंगे इमेज का नेम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हमने यहाँ पर जो इमेज का नाम दिया है वो 151 है। इसका एक्सटेंशन भी देखना पड़ेगा आपको, इसका एक्सटेंशन चेंज हो रहा है JPEG, तो हम इसके प्लेस पर किसी और इमेज को वहाँ पर ऐड ऑन करेंगे। तो ये इमेज हम लगा सकते हैं JPG वाली जो है, इसको हमने 151 का नाम दे दिया है और हमारी जो नोटपैड की फाइल थी उसमें 151.jpg सेव करेंगे और इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर देंगे तो इमेज हमारी दूसरी अवेलेबल हो जाएगी। इमेज का नेम और अगर उसका एक्सटेंशन सही नहीं होगा तो आउटपुट पर आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। तो उसका इमेज का नाम और उसका एक्सटेंशन बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी वो इमेज हमें आउटपुट पर डिस्प्ले होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोग्राम में कुछ और चीज़ों की, तो सबसे पहले हम लिस्ट की बात करेंगे। तो यहाँ बैकग्राउंड की जगह मैं फिर वापस बीजी कलर को चेंज कर रहा हूँ। तो बीजी कलर चेंज करने के लिए आपने बीजी कलर लिखा और इसकी वैल्यू आपने दे देंगे येलो, सेव और फिर से रिफ्रेश, तो आउटपुट पर आपको वही चीज़ें विजुलाइज हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं लिस्ट की, यानी किसी भी तरह की लिस्ट अगर हमें वहाँ प्रिपेयर करना है HTML के साथ, तो यहाँ पर हम बेसिकली 3 तरह की लिस्ट को बना पाते हैं HTML में। पहला होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट यानी नंबर लिस्ट जो नंबरिंग से स्टार्ट होता है, दूसरा होता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट जो बुलेट से स्टार्ट होता है, और तीसरा होता है डेफिनेशन लिस्ट जो किसी भी तरह की डेफिनेशन को लिखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और एक फोर्थ टाइप की लिस्ट है जो डिफरेंट टाइप की जो हमारी ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट है उनके मिक्सअप से उनको आपस में मिक्स करके हम एक फोर्थ टाइप की लिस्ट को और बना पाते हैं जो कहलाता है हमारा नेस्टेड लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो है हमारा OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, और इस लिस्ट में हमें जितने भी आइटम हमें प्रोवाइड करने हैं, यानी लिस्ट में आपने देखा होगा कि वो नंबरिंग से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 करके, तो जो भी हम इसमें कंटेंट यूज़ करेंगे उसको हम देंगे LI यानी कि लिस्ट आइटम से। LI टैग के साथ हमने वो आइटम देना होता है। जैसे मैं यहाँ पे कलर के नेम देना चाह रहा हूँ तो मैंने पहला नेम दिया है रेड, दूसरा हम नेम देंगे येलो, इसके बाद फिर से LI टैग को क्लोज करेंगे। थर्ड LI के साथ मैंने यहाँ पर दिया है कलर ब्लू, इसको LI को फिर से आपने क्लोज करा है। इसके बाद फोर्थ LI यहाँ पर आपने दे दिया मान लीजिए सियान, और इसके बाद आपने फोर्थ LI को भी क्लोज कर दिया। ये लिस्ट ओवर होने के बाद आप OL को भी बंद कर देंगे, इसके बाद सेव करेंगे और आउटपुट पर जाकर रिफ्रेश करेंगे। तो आपने नोटिस कर रहे हैं कि ये हमारी लिस्ट यहाँ पर 1 2 3 के फॉर्म में आ चुकी है और जो भी कंटेंट है वो 1 2 3 के फॉर्मेट में आ रहा है। फॉन्ट साइज छोटा है,
तो फॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए आपको फॉन्ट टैग लगाना पड़ेगा। तो फॉन्ट टैग हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, हमने लगाया फॉन्ट, और इसके साथ हम जो एट्रीब्यूट देंगे वो होगा हमारा साइज़। यहाँ पर हमने साइज़ दिया और इसके साथ हमारा जो लिस्ट का साइज़ था, फॉन्ट साइज़, वो बढ़ चुका है। अगर हमें इसी लिस्ट कंटेंट को बोल्ड करना है तो बोल्ड करने के लिए हम एक टैग यूज़ कर सकते हैं जिसको कहा जाता है बी टैग। बी का मतलब होता है बोल्ड। तो जो हमारा कंटेंट होगा वो बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड के साथ साथ आप चाहें तो बोल्ड के प्लेस पर एक और दूसरी टैग यूज़ होती है, वो होती है हमारी स्ट्रॉन्ग। तो जो बिल्कुल बोल्ड का ही काम करती है। बोल्ड या स्ट्रॉन्ग में से कोई भी टैग आप लगाएंगे तो आपका कंटेंट जो है वो बोल्ड हो जाएगा। अभी देखिए नॉर्मल है, मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग लिखा आपने, सेव करा और रिफ्रेश करने के बाद आपका कंटेंट जो है वो वापस बोल्ड हो चुका है। इसके साथ हम एक टैग और यूज़ कर सकते हैं, आई टैग, जो हमारे टेक्स्ट को इटैलिक यानी कि स्लैंट बनाती है। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये हमारा जो टेक्स्ट है, जो लिस्ट आइटम्स हैं, वो सारा जो टेक्स्ट है वो स्लैंट यानी कि इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अगर किसी कंटेंट को आपको अंडरलाइन करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि इस डाटा वाले जो कंटेंट है मेरा, इसको मैं अंडरलाइन कर सकूँ, तो अंडरलाइन करने के लिए जहाँ आपने डाटा लिखा है H1 के साथ, वहाँ पर आपको एक टैग यूज़ करना होगा जिसको कहते हैं हम लोग यू टैग। तो हमने डाटा से पहले यू टैग को ओपन करा है और डाटा के बाद हम यू टैग को क्लोज भी करेंगे, अदरवाइज वो इफेक्ट बाकी सारे कंटेंट पर भी अप्लाई हो जाएगा। अगर हमने यू टैग को क्लोज कर दिया तो अंडरलाइन सिर्फ इसी डाटा पर लगाए। अगर हम यू टैग को क्लोज नहीं करते हैं, जैसे यहाँ से मैं इस यू टैग को क्लोज हटा दिया है मैंने, वहाँ से डिलीट कर दिया है, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर अंडरलाइन आप नोटिस करेंगे कि सारे टेक्स्ट पर अंडरलाइन अप्लाई हो चुका है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, हमें जिस पर भी वो इफेक्ट अप्लाई करना है जिस कंटेंट पर, उसके बाद हम उस टैग को क्लोज कर देते हैं। जैसे यहाँ जो स्ट्रॉन्ग या इटैलिक इफेक्ट लग रहा है वो सारे कंटेंट पर लग रहा है। अगर मैं सेकंड LI के बाद, सेकंड लिस्ट आइटम यानी येलो के बाद, अगर मैं स्ट्रॉन्ग को और आई टैग दोनों को क्लोज करता हूँ तो मेरा जो इफेक्ट होगा वो सिर्फ फर्स्ट 2 पर एप्लीकेबल है, यानी कि रेड और येलो पर ही अप्लाई हुआ है, और नीचे ब्लू और सियान जो है वो हमारा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। अब लिस्ट जो हमारी स्टार्ट हो रही है, आपने नोटिस करा है यहाँ पर 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रही है। मैं इस लिस्ट आइटम को चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ लिस्ट आइटम को चेंज करने के लिए, यानी कि मैं चाहता हूँ कि रोमन नंबर या ABC से स्टार्ट हो, तो यहाँ हम OL टैग के अंदर, जहाँ ये OL टैग लगा हुआ है हमारा, ये आप नोटिस कर पा रहे हैं, ये OL टैग है हमारा। OL टैग के अंदर यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा जिसका नाम है टाइप। टाइप में अगर आपको ये कैपिटल अल्फ़ाबेट से चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ A, कैपिटल A, क्या रिफ्रेश और F5। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे लिस्ट आइटम जो थे वो ABCD से स्टार्ट हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो लिस्ट आइटम है वो स्मॉल a से शुरू हो, तो यहाँ पर हम स्मॉल a लिखेंगे और रिफ्रेश करेंगे सेव करने के बाद। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे रोमन नंबर से लिखे जाएं तो आप कैपिटल I और स्मॉल I को यूज़ कर सकते हैं रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए। तो ये मैंने स्मॉल I लिखा था, तो स्मॉल I की आउटपुट कुछ इस तरीके की होगी, और जब आप कैपिटल I लिखेंगे तो कैपिटल I के साथ आउटपुट कुछ इस तरीके का होने वाला है। अब जो हम चाहते हैं कि हमारा जो लिस्ट है बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमारा 1 2 से शुरू हो रहा था, तो ये 1 2 3 4 नंबर से शुरू हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो लिस्ट है यहाँ पर ये 1 से ना शुरू होके ये 6 या 7 से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ जो हमने 1 लिखा है टाइप में, टाइप एट्रीब्यूट के बाद हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जो होगा हमारा स्टार्ट। तो स्टार्ट एट्रीब्यूट के साथ आप जो भी वैल्यू देंगे आपका लिस्ट उसी नंबर से स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पर 7 8 9 10, क्योंकि स्टार्ट की वैल्यू हमने यहाँ पर दी है 7, तो हमारा जो आउटपुट जो स्टार्ट हो रहा है वो 7 8 9 10 से हो रहा है। अगर यहाँ पर अल्फ़ाबेट होता तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग 7th अल्फ़ाबेट आपका जो भी होगा, 7th अल्फ़ाबेट जो होगा हमारा वो होगा I, G। तो यहाँ G से स्टार्ट हुआ है हमारा GHIJ। इसी तरीके से स्टार्ट की वैल्यू जब आप बदलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 3 करा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपका स्टार्ट होगा C से, यानी 3rd अल्फ़ाबेट से। तो C D E F इस तरीके से हमारा
जो लिस्ट है वो स्टार्ट होती है। तो ये है हमारी ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के बाद हम जो लिस्ट बनाने वाले हैं वो होगा हमारा अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि यूएल। यूएल जब भी आप देते हैं तो उससे अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होता है। इसके लिए भी हम यहाँ पर लिस्ट आइटम यूज करेंगे, यानी कि वही आइटम देने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर दिया रेड, और दूसरा लिस्ट आइटम था मेरा येलो। इसके बाद फिर से एलआई को क्लोज करेंगे। थर्ड लिस्ट आइटम हमने दिया है यहाँ पर ब्लू, फिर से एलआई को क्लोज करा, और फोर्थ एलआई में हमने दिया है यहाँ पर सियान, और फिर से आपने एलआई को क्लोज कर दिया। ये सब क्लोज करने के बाद आप यूएल को क्लोज करेंगे। यूएल क्लोज होने से हमारा जो अनऑर्डर लिस्ट है वो क्लोज हो जाता है। तो आप जो नोटिस कर रहे हैं कि ये जो नीचे हमने कंटेंट यूज करा है ये है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो एक बुलेट के साथ आता है। बुलेट में भी अगर आप नोटिस करें तो यहाँ एक फिल्ड सर्कल है। इस फॉन्ट साइज को हम थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करने वाले हैं। तो जो हमने ओएल के साथ फॉन्ट साइज हमने यूज करा था 5, अब हम उसको यहाँ पर 7 करने वाले हैं। तो फॉन्ट साइज हमारा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो बुलेट को आप प्रॉपर्ली देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो बुलेट स्टार्ट हो रहा है वो एक फील्ड सर्कल है। अगर हमें ये बुलेट चेंज करना है तो यहाँ जहाँ हमने यूएल यूज़ करा था इसके साथ हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जो है हमारा टाइप। टाइप की यहाँ पर हम वैल्यू देंगे। ये जो अभी बुलेट लगा हुआ है ये है डिस्क, तो डिस्क की जगह पर हम यहाँ दे रहे हैं सर्कल। तो जैसे ही आप यहाँ सर्कल देते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर एक ब्लैंक सर्कल एज अ बुलेट वहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। सर्कल की जगह पर आप यहाँ स्क्वायर भी दे सकते हैं, ये स्क्वायर आएगा। और अगर आप यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं डिस्क। ऐसे ही यानी कि डिस्क जो है वो यूएल यानी अनऑर्डर लिस्ट का डिफॉल्ट टाइप एट्रीब्यूट होता है। इसी तरीके से जो ओएल है हमारा, उस ओएल में अगर हम टाइप एट्रीब्यूट नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो इसका एट्रीब्यूट यानी लिस्ट जो स्टार्ट होगी वो होगी हमारी 1 2 3 यानी नंबरिंग से। अब यहाँ पर ये 3 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू हमने दी हुई है 3, तो इसलिए हमारा लिस्ट 3 4 5 से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि ओएल का जो डिफॉल्ट होता है वो होते हैं नंबर्स, और यूएल का यानी अनऑर्डर लिस्ट का जो होता है वो होता है हमारा डिस्क। तो ये हो गया आपका ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के साथ साथ हम एक चीज और सीखने वाले हैं यहाँ पर, किसी भी पर्टिकुलर चीज को सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट बनाना। तो आज हम ये भी सीखेंगे साथ में। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए हम लोग एक टैग यूज करते हैं सुपर। सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए हम लोग सब टैग यूज करते हैं यानी कि सब स्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट आपने नोटिस करा होगा कि जब भी हम फर्स्ट वगैरह लिखते हैं हमने लिखा 1 और इसके बाद st लिखा हमने और सुपर को क्लोज करा, तो ये आउटपुट में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा ऐसे। यहाँ देखिए ये फर्स्ट आ गया है लिखा हुआ। तो सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है कि जो टेक्स्ट है वो आपका साइज में थोड़ा छोटा हो जाएगा और आपका नॉर्मल टेक्स्ट लाइन से थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट यानी कि एबव शिफ्ट हो जाता है। और जो सबस्क्रिप्ट होता है वो हमारा नीचे लिखा होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, हमने जो गैसेस के नेम देखे हैं जैसे H2O, O2, H2, S2, SO4, ये सब हमारा जो इसमें हम लोग सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो अगर मुझे H2O लिखना है तो हमने लिखा सब 2 को हम सब के अंदर लेंगे जिसको हमें सबस्क्रिप्ट बनाना है। उसके बाद सब टैग को क्लोज करेंगे आप। सब टैग क्लोज करने के बाद आपका O। अब यहाँ नोटिस करेंगे H को मैंने सब टैग से पहले लिया क्योंकि मुझे H या O में से किसी को भी सबस्क्रिप्ट नहीं बनाना, मुझे सिर्फ 2 को बनाना है। तो इसलिए मैंने 2 को सब के अंडर लिया है। तो ये आप देखेंगे आउटपुट S2O हमारा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ 2 जो है वो सबस्क्रिप्ट का काम कर रहा है और यहाँ पर ST जो है वो सुपरस्क्रिप्ट का काम कर रहा है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ हमने 1 के साथ ST बनाया है, तो मैं अब यहाँ पे 2 के साथ बना रहा हूँ। तो 2 को मैंने सुपर से पहले लिखा है और यहाँ पर मैंने मेंशन करा है ND, ये आपका हो गया सेकेंड। ऐसे ही हमें लिखना है H2SO4, SO को बाहर लिखेंगे। O4 लिखने के लिए हमें वापस सब स्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। यहाँ 4 लिखेंगे, सब टैग को क्लोज करेंगे
और ये आपका कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा S2SO4। तो जिस भी कंटेंट को आपको सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट बनाना है उसी टैग को सुपर और सब के अंडर में हम यहाँ पर लिखते हैं। अभी लिस्ट में हमारा जो थर्ड लिस्ट जो चल रहा था, अभी हमने फर्स्ट लिस्ट यहाँ पर बनाया है जिसमें ऑर्डर लिस्ट आ रहा है, फिर ये अनऑर्डर लिस्ट है, और तीसरा जो थर्ड लिस्ट था हमारा वो था डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, हम जैसे हमने OL को शुरू करा, यानी ऑर्डर लिस्ट को शुरू करा OL से, अनऑर्डर लिस्ट को शुरू करा UL से, यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट को स्टार्ट करेंगे हम DL से। DL मीन्स डेफिनेशन लिस्ट। अब किसी भी डेफिनेशन के लिए सबसे पहले उसका होता है हेडिंग, यानी जिसको कहा जाता है डेफिनेशन टर्म। जैसे मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन टर्म दे रहा हूँ जिसका नाम है कंप्यूटर। अब इस डेफिनेशन के नीचे जो हम इसकी मतलब जो टर्म के नीचे जो डेफिनेशन लिखी जाएगी उसको दिया जाता है DD से, यानी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शंस। डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में आप जो भी लिखना चाहें, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं कि कंप्यूटर और यहाँ मैंने DD को बंद कराया। इसके बाद सबसे लास्ट में DL को बंद कर देंगे। यहाँ हमने एक डेफिनेशन लिखी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वर्क ऑन द IPO साइकिल। अब इसके बाद हम आउटपुट को एक बार चेक करते हैं। तो आउटपुट हमने चेक करा है, तो आउटपुट हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो जो भी हमारा डेफिनेशन टर्म था वो ऊपर आएगा, और जो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन था वो आपने देखा कि थोड़ा सा वो जो है वो इंडेंट होके आता है। इसी तरीके से डेफिनेशन लिखी जाती है। तो डेफिनेशन टर्म में आप चाहें तो इसको बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। तो DT के बाद मैंने इसको B लगाया है और यहाँ पर मैंने इसके साथ U भी लगाया है। सिमिलरली मैं पहले यहाँ पर U को क्लोज करता हूँ, मैंने यहाँ पर U को क्लोज कराया, उसके बाद मैंने B को क्लोज कराया। तो बेसिक जो रूल है हमारा HTML का कि जिस टैग को आप पहले यानी कि बाद में ओपन करेंगे उसको आपको पहले क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने B को पहले ओपन करा था, तो यहाँ मैंने B को बाद में क्लोज करा है, और सिमिलरली U को बाद में ओपन करा था तो U सबसे पहले क्लोज करा है। इसके बाद हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो आउटपुट में हमारा जो डेफिनेशन टर्म था वो कैपिटल हो चुका है, और बोल्ड हो चुका है आपका, और अंडरलाइन हो चुका है, और नीचे का जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो आपका नॉर्मल है। ओके, तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन टर्म भी बना लिया, यानी कि डेफिनेशन लिस्ट को भी हमने देख लिया। इसके से पहले हमने ऑर्डर लिस्ट देखा था, अनऑर्डर लिस्ट देखा था, हमने हेडिंग्स देखी हैं H1 से लेकर S6 तक, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट चेक कर चुके हैं हम लोगों ने, इमेज टैग हमने पढ़ा है, यहाँ पे हमने पैराग्राफ टैग पढ़ा, और साथ में हमने फॉन्ट टैग को भी रीड करा, जिसमें फॉन्ट टैग के हमने 3 एट्रीब्यूट देखे, जिसमें पहला था कलर, दूसरा था आपका साइज, और तीसरा था आपका फेस। बॉडी में हमने 2 एट्रीब्यूट चेक करे, जिसमें BG कलर और दूसरा था हमारा बैकग्राउंड। और बेसिकली हमने हर एक टैग के लिए एक एट्रीब्यूट हमने साथ में यूज़ करा है जिसका नाम था अलाइन। तो इमेज को जैसे आपने अलाइन करा है था राइट साइड में, पैराग्राफ को लेफ्ट से अलाइन करा या राइट से अलाइन करा या सेंटर से अलाइन करा, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अलाइन एट्रीब्यूट को भी यूज़ करा है। तो इस पूरे अभी सेशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप करी हैं। अब इसी सेशन का यानी इस वीडियो का सबसे लास्ट कंटेंट हम शुरू करने वाले हैं, जो है हमारा नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट के बारे में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि नेस्टेड लिस्ट जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के मिक्सअप से, यानी कि दोनों लिस्ट को जब हम कंबाइन कर देते हैं एक प्रॉपर तरीके से, वो हमारा हो जाता है नेस्टेड लिस्ट। तो चलिए नेस्टेड लिस्ट बनाना सीखते हैं। तो बेसिकली हमने ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट पहले से बनाया हुआ है, तो मैं अभी यहाँ से सारी कंटेंट को डिलीट कर रहा हूँ, और सिमिलरली मैं ऊपर के कंटेंट को भी हटा रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट को रहने देता हूँ। तो एक बार हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो आउटपुट में भी आपको सिर्फ ये 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ से हट चुकी हैं। जैसे यहाँ पर हमारा पहला जो ऑर्डर लिस्ट है वो है जिसमें कंटेंट है रेड, येलो, ब्लू एंड सियान, और सेकंड वाला जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट है वो है हमारा रेड, येलो, ब्लू, सियान के नाम से। अब हम इसको नेस्टेड किस तरीके से बनाते हैं, जैसे अगर आप ये पहली लिस्ट देख पा रहे हैं, मैं सेकंड को भी हटा रहा हूँ यहाँ से, जिससे थोड़ा कन्फ्यूज़न हमारा बिल्कुल ना रहे किसी भी तरीके का।
तो आप नोटिस करेंगे सिर्फ यहाँ पर जो कोडिंग है हमारे OL की रह गई है। और एक बार हम आउटपुट भी चेक कर लेते हैं, तो आउटपुट में भी हमारा सिर्फ ऑर्डर लिस्ट दिखाई दे रहा है। अब नेस्टेड बनाने के लिए जैसे फॉन्ट साइज़, आप ये फॉन्ट साइज़ हमने लगा रखा है, स्ट्रॉन्ग और इटैलिक हम हटा रहे हैं यहाँ से, और सिमिलरली हम स्ट्रॉन्ग और इटैलिक को भी यहाँ से हटा रहे हैं। तो मिनिमम कंटेंट के साथ आप चेक करेंगे, ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है आपकी लिस्ट। तो हमने स्टार्टिंग 3 से दिया है, इसको भी हम हटा देते हैं, तो स्टार्टिंग हमारा जो शुरू होगा वो 1 से होगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा 1 से हो गया है। अब नेस्टेड बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, जैसे मैं रेड के बाद यहाँ पर मुझे रेड के 2 कलर्स को और डिफाइन करना है, जिसमें लाइट रेड और डार्क रेड, 2 कलर और लेने हैं मुझे। तो मैं यहाँ पर अगर मुझे उसी ऑर्डर लिस्ट के साथ देना है तो मैं यहाँ पर OL दे सकता हूँ। अब OL में मैं लिस्ट का टाइप चेंज करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पर टाइप लिखा है और टाइप की वैल्यू दे दी मैंने A देने से अब जो इसकी लिस्ट आइटम होंगे, यानी कि मैं यहाँ पर लिस्ट आइटम दे रहा हूँ, पहला दिया है मैंने लाइट रेड और दूसरा जो लिस्ट आइटम दिया है वो मैंने दिया है डार्क रेड। इसके बाद वापस LI को आपने क्लोज कर दिया। ये क्लोज करने के बाद आपने OL को भी क्लोज करा है, जो आपने सेकेंड OL ओपन करा था। यहाँ पे सेव करेंगे, रिफ्रेश, और ये देखिए आपका जो लिस्ट है उसी फर्स्ट के अंदर आपके 2 ऑप्शन है और एक्टिव हो गए हैं, जिसमें लाइट रेड और डार्क रेड आ रहा है, और लिस्ट आइटम जो सेकंड था वो वैसे ही एज इट इज आपका लिस्ट मेंटेन है। तो इस तरह की जो लिस्ट होती है हम उन्हें नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। इसमें आप किसी भी ऑर्डर के अंदर दूसरी ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर के अंदर दूसरी अनऑर्डर लिस्ट को भी मिक्सअप कर सकते हैं। बेसिकली एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हमने करा क्या था। ये हमारा पहला OL था, जो हमारा पहला OL चल रहा था, ये हमने सेकंड OL शुरू करा है, और सेकंड OL के ये जो हमारे थे लिस्ट आइटम, ये हमारा इसका था। अगर मैं इस नोटिस करूं तो ये हमारे इस तरीके से देखिए, तो पहला OL हमारा, पहले OL का यानी फर्स्ट OL जो हम शुरू करी थी उसका पहला LI, पहले LI के बाद हमने दूसरा OL स्टार्ट करा है, जिसका हमने एट्रीब्यूट दिया था टाइप में, वैल्यू दी हमने A। इसके बाद हमने 2 LI यूज़ करे, लाइट रेड डार्क रेड के नाम से, और इसी OL को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब जो हमारा प्रीवियसली OL चल रहा था उसके पहले LI यानी रेड के बाद दूसरा LI येलो, तीसरे LI के साथ वैल्यू दी है ब्लू, और चौथे LI के साथ आपने दिया है सियान। तो इस तरीके से भी आपका लिस्ट बन सकता है। अब मैं यहाँ पर येलो के साथ भी मैं डार्क और लाइट येलो को देना चाहूँगा, तो यहाँ भी मैंने क्या शुरू करा है, मैं अब इसको अनऑर्डर लिस्ट के साथ दूंगा। तो अनऑर्डर लिस्ट अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं तो उसमें जो लिस्ट शुरू होगा वो होगा आपका डिस्क से, यानी फील्ड सर्कल से स्टार्ट होगा। तो यहाँ हमने LI दिया है, और LI की पहली वैल्यू थी लाइट येलो, और LI को आप जब क्लोज करेंगे दूसरा LI देंगे आप यहाँ पर। दूसरा LI मैंने प्रोवाइड करा है, जिसको मैंने दिया है डार्क येलो, और इसको भी LI को आपने क्लोज करा है, और LI क्लोज करने के बाद आपने यहाँ पर UL को प्रॉपर्ली क्लोज कर दिया है। तो अब जब हम चेक करते हैं आउटपुट, तो ये हमारा देखिए लिस्ट इस तरीके से अपडेट हो चुका है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा ये नेस्टेड लिस्ट है, और इसमें हमने एक ऑर्डर के अंदर ऑर्डर और ऑर्डर के अंदर अनऑर्डर लिस्ट को मिक्सअप करा है। आप चाहें तो इसे और मल्टी लेवल भी बना सकते हैं, जैसे मैं डार्क रेड के साथ एक लिस्ट और आइटम देना वाला हूँ। यहाँ जो मेरा था, ये जो लिस्ट आइटम था, इसके बाद मैं एक और OL स्टार्ट करूँगा, और इस OL का जो मैं टाइप देने वाला हूँ वो होगा मेरा रोमन से। तो रोमन में मैंने I दिया है, स्मॉल I, और इसके बाद फिर से मैंने यहाँ पर एक LI दिया है। इस LI की वैल्यू आपने मान लीजिए 1 to 1 दे दिया, इसको LI को आपने क्लोज। इसके बाद इसकी दूसरी LI की वैल्यू दी है आपने, और इसके भी कोई वैल्यू देने के बाद आपने इसको भी क्लोज कर दिया है, और इस OL को वापस आपने बंद कर दिया। तो अब आप देखेंगे ये जो लिस्ट है हमारा, ये मल्टी लेवल हो चुका है। यहाँ पर एक मेन लिस्ट, इस मेन लिस्ट के अंदर एक और सब लिस्ट, और उस सब लिस्ट के अंदर भी एक और लिस्ट। तो इस तरीके से आप जो मल्टी लेवल लिस्ट बनाते हैं, ये हमारा नेस्टेड लिस्ट ही कहलाता है। तो इस नेस्टेड लिस्ट को अगर आप नोटिस करें तो कोडिंग को हमारा कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देगा। तो ये
हमें बस इतना ध्यान रखना है कि किस जो OL हम शुरू कर रहे हैं उसको कहाँ क्लोज करना है। जैसे अगर मैं इस OL की बात करूं तो इसके दोनों लिस्ट आइटम के बाद मैंने इसको यहाँ पर क्लोज करा है, इस OL को मैंने इन दोनों लिस्ट आइटम के बाद यहाँ पर क्लोज करा है, और ये जो मेन OL था हमारा ये सबसे लास्ट में प्रॉपरली उसी तरीके से क्लोज हुआ है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है। ऐसे ही हमने UL को यहाँ पर यहीं क्लोज कर दिया है इन्हीं दोनों LI के बाद, और जो हमारा ये OL है ये हमारा मेन OL हमारा यहाँ पर लास्ट में क्लोज हुआ है। तो आज का वीडियो हम यहीं ओवर कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय करा होगा, और ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन थी। हमने एक एक टैग को यूज़ करा है और यूज़ करने के बाद उसकी आउटपुट को हमने रैंडमली चेक भी करा है। तो इन पूरे वीडियो में बताई गई सारी टैग्स को आप नोट करेंगे, और नोट करने के बाद उनको प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे आपको HTML वेब पेज ईजिली बनाना आ जाए। इसी HTML का हम सेकेंड जो वीडियो लेके आएंगे उसमें हमने जो रिमेनिंग टैग्स है हमारा, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम टेबल बनाना सीखेंगे, और टेबल के साथ साथ हम लोग लिंक करना सीखेंगे कि बेसिकली लिंक कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं। लिंक में बेसिकली हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह की लिंक यूज़ करते हैं, तो हम दोनों तरह की लिंक सीखेंगे। और उसके बाद हमारा जो थर्ड वीडियो होगा वो होगा हमारा CSS से रिलेटेड, यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसके थ्रू हम लोग जितने भी एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं उसके थ्रू हमारा जो वेब पेज है वो ज़्यादा ही कुछ एनहांस हो जाता है। यानी एक बेटर लुक प्रोवाइड करने के लिए हम लोग CSS यूज़ करते हैं HTML के साथ। बेसिकली CSS जो यूज़ होता है वो 3 तरीके से होता है, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। तो वो उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो HTML के इसी तरीके से अच्छे वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, जो काफ़ी आपकी नॉलेज को भी इम्प्रूव करेंगे, प्लस आपके HTML भी आपको घर बैठे HTML भी आप लोग सीख जाएंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब ये शेयर करने से ये इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी HTML ईजिली सीख सकें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आप क्वेश्चन टाइप करेंगे तो मैं आपको उसके आंसर मैं रिप्लाई आपको जरूर करूंगा, जिससे आपकी जो क्वेरी है वो क्लियर हो जाए। और डिस्क्रिप्शन में नीचे दूसरे वीडियो के लिंक भी दिए गए हैं, जिससे आप प्रीवियस वीडियो भी इनके चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।